वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं CHE04, जिसके हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4, लिक्विड्स, जिसका नाम है लिक्विड्स। इसका मतलब है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लिक्विड्स की डेफिनेशन, उसमें पाए जाने वाली प्रॉपर्टीज और उस पे कौन कौन से टर्म अफेक्ट कर सकते हैं और लिक्विड्स की वजह से बाकी प्रॉपर्टीज पे क्या अफेक्ट पड़ेगा और इसको मेजर करने के लिए कौन से पैरामीटर यूज होंगे, वो हम सभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल एक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ। वो है कि लिक्विड्स को कंपेयर करेंगे विद गैसेस एंड सॉलिड्स। ये हम बहुत लोअर क्लासेस से बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ आपके समझने के लिए होगा। आप इसको जस्ट समझिए, ये पेपर में नहीं आता है। तो अगर लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स में हमें पता है कि अगर कोई प्योर सॉलिड है उसको हीट किया जाए तो लिक्विड्स बनते हैं, या फिर गैसियस जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कोई भी गैस है उसको हाई प्रेशर अगर अप्लाई किया जाए तो गैस कूलिंग हो जाती है उसकी और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स एंड गैसेस के बीच में होती है, इंटरमीडिएट होती है। और जो सॉलिड्स होते हैं, अगर उनमें पार्टिकल्स की बात करें कि कैसे उनमें बॉन्डिंग होती है, हमें पता है कि पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से वो रिजिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है और उन मॉलिक्यूल्स को अगर हम मूव करवाना चाहें तो वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, उनकी मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसकी वजह से उनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन ही पाई जाती है। और इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वहां पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उन एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन में होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन उसमें मोबाइल होते हैं एटम्स, और इसकी वजह से जो गैस है वो एक्सपैंड भी की जा सकती है, उसमें उसको कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसके हम वॉल्यूम के बारे में ये बोल सकते हैं कि जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है और उसकी वजह से उसका शेप भी डेफिनेट नहीं है और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों में अभी पढ़ा कि सॉलिड्स और गैसेस के बारे में, और अगर बात करें लिक्विड्स, तो जो लिक्विड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो गैसियस मॉलिक्यूल के साथ मैच करती है। और लिक्विड्स में एक एबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं लिक्विड्स, और इसकी वजह से अगर किसी भी कंटेनर में उसको डालते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है कुछ ना कुछ कहीं हद तक वो रिजेंबल करती है सॉलिड्स के साथ। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड द गैस। अब हम जो मेन पार्ट है, आपका जो टॉपिक है बुक में, वो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि जब फ्यूजन होती है उस टाइम वॉल्यूम कितना चेंज आता है, वॉल्यूम लिक्विड्स वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। फ्यूजन की बात कर रही हूँ तो हमें पता होना चाहिए कि फ्यूजन क्या होता है। अगर किसी भी सॉलिड को, प्योर सॉलिड हो, अगर उसे लिक्विड में चेंज करना हो, कैसे करेंगे? उसको मेल्ट करके। तो उसको मेल्ट करके अगर लिक्विड में चेंज करना हो तो जितना टेम्परेचर हम अप्लाई करेंगे उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। तो इस फ्यूजन प्रोसेस में हमें पता है कि जो सॉलिड्स हैं जब लिक्विड्स में चेंज होते हैं तो उनका वॉल्यूम भी चेंज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कम से कम 10% इंक्रीज होता है। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं जब उसको मेल्ट किया जाता है ताकि वो लिक्विड्स में चेंज हो जाए, तो जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि मतलब कि वो मेल्टिंग पॉइंट से रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूजन प्रोसेस काम में आता है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन और अपनी जो उसकी प्रॉपर्टीज को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया अगर लिक्विड सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज करें। अगर लिक्विड को वेपर में चेंज करना हो तो उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन।
तो उस टाइम अगर वॉल्यूम की बात करें, जब उस लिक्विड को वेपर में चेंज करेंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट तक जाते हैं तो वो वेपर में चेंज होता है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम और भी इंक्रीज हो जाती है। जो ये वॉल्यूम इंक्रीज होती है जब वेपराइजेशन होती है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर चेंज्ड इनटू मोर डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट। वो लिक्विड्स के कंपैरेटिव और भी डिसऑर्डरनेस उसमें आ जाता है। ये तो होगी उसमें वॉल्यूम चेंज कितना आता है, लेकिन अगर हम बात करें कि उस वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है या फिर लिक्विड में गैसेस की फॉर्म में चेंज हो रही है, चाहे फ्यूजन हो रहा है चाहे वेपराइजेशन हो रहा है, उसमें इंथैल्पी का क्या मतलब है, कितनी इंथैल्पी अप्लाई की जाए, कितनी एनर्जी अप्लाई की जाए, तो वहां पे हमें डिस्कस करना चाहिए मोलर इंथैल्पी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये सभी पार्ट हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो एंथैल्पी होती है, इसका मतलब क्या है, मोलर इंथैल्पी, मोलर वर्ड आ गया तो इसका मतलब है, और फ्यूजन वर्ड है, फ्यूजन का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, और मोलर का मतलब है किसी वन मोल को। एक प्योर सॉलिड है जिसका एक 1 मोल अगर ले लिया जाए, उस 1 मोल को अगर हम लिक्विड में चेंज करना चाहें और उसका प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, अगर उसको लिक्विड में चेंज करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें उस तक रीच करना होगा। तो उस दौरान जो एनर्जी, जो हीट अप्लाई की जाती है इस सारे प्रोसेस को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एज नेम इंडिकेट, टू चेंज फ्रॉम प्योर सॉलिड फ्रॉम change of 1 mole of pure solid into its liquid state at constant pressure. The amount of heat required to reach this process is known as molar enthalpy of fusion. सिमिलरली इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच, जो कि हम मोलर इंथैल्पी और नॉट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे मोलर की बात हो रही है। एफ का मतलब है फ्यूजन। अगर हम बात करें वेपराइजेशन, वहां पे भी हम यही बोल सकते हैं कि अगर हमें कितना हीट चाहिए कि हमें कांस्टेंट प्रेशर पे अगर 1 मोल है लिक्विड का, उसको वेपर में चेंज करा जाए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसको डिनोट करेंगे डेल्टा एच नॉट VAP, मतलब कि वेपराइजेशन। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमें यह पता चलता है कि जो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्यूजन। ये ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें अगर कितनी हीट चाहिए, हीट जो चाहिए होती है लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए वो ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम प्योर सॉलिड इनटू द लिक्विड। मतलब कि वेपराइजेशन करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। इस मेथड से हमें ये पता चलता है। आगे बात करते हैं डिफ्रैक्शन, मतलब इसको पिक्टोरियल फॉर्म में हम कैसे पता कर सकते हैं, तो वो उसमें आता है एक्सरे डिफ्रैक्शन, विच इज नोन एज एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय लिक्विड्स। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, एक्चुअली होता क्या है कि एक्सरेज होती हैं, मतलब कि एक्सरेज जो एटम्स में जो एक्सरेज पास होती हैं तो उससे हमें एक पिक्टोरियल फॉर्म मिलती है एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस की, जिसकी वजह से हम वहां पे पता करते हैं कि वहां पे शार्पनेस है या नहीं। डिफ्रैक्शन पैटर्न वहां पे अपीयर होता है जिसपे हम ऑब्जर्व करते हैं और हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है। अगर हम अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड्स पे, जो पहले हम बात कर लें सॉलिड की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि जो सॉलिड्स है उसमें जो एटम्स होते हैं उसकी जो अरेंजमेंट है बिल्कुल ऑर्डर में होती है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है। उसकी वजह से सॉलिड्स के वजह से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें बहुत शार्पनेस होती है, एग्जैक्ट शार्पनेस। लेकिन अगर कंपेयर करें लिक्विड्स में, लिक्विड्स का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो उतना शार्प नहीं आता एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और अगर बात करें गैशियस में तो वहां पे तो बहुत ही खराब डिफ्रैक्शन, मतलब कि वहां पे शार्पनेस ही नहीं अपीयर होती। तो जो डिफ्यूज डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो अरेंजमेंट है किसी भी जो सब्सटेंस है उसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो पार्शियल अरेंजमेंट है, ना कि टोटल अरेंजमेंट है। अगर एक्सपेरिमेंटली हम उसको डाटा को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो एटम्स होते हैं लिक्विड्स में, जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो उसके नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं दे आर फेयरली वेल डिफाइंड डिस्टेंस, तो उनमें एक वेल डिफाइंड डिस्टेंस होता है उससे। दिस मीन्स दैट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ लिक्विड इट एग्जिबिट शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर। तो जो डिसऑर्डर ये होता है लिक्विड्स में वो शॉर्ट रेंज में भी हो सकता है, लार्ज
जो है लॉन्ग रेंज में भी पाया जा सकता है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमें ये दिखने को मिल सकता है कि शार्पनेस और कितनी शार्प जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो कितना शार्प आया है, वहां से हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है किसी भी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन में प्रॉपर्टी सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। बहुत सारे मॉडल्स और भी आए हैं लिक्विड्स के स्ट्रक्चर को लेकर, जिसके बेसिस पे कुछ एजम्पशन, कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। उस रिजल्ट्स के कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर फेयरली क्लोज, मतलब कि अगर कंपेयर करें सॉलिड्स के साथ, जो लिक्विड्स के पार्टिकल है वो भी क्लोज होते हैं, लेकिन ये क्लोजनेस सॉलिड्स के कंपेयर थोड़ी कम होती है। दीज पार्टिकल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनमें अगर कंपेयर करें सॉलिड्स के साथ, तो उनमें जो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोबाइल मूवमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनमें मूवमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। बिकॉज ऑफ देयर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि मोबाइल पार्टिकल्स, तो वो जो स्पीड होती है, द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, उस मोशन की वजह से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं लिक्विड पार्टिकल्स। एंड अ लिक्विड इज लेस डेंस, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो जो डेंसिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी तो उसकी डिक्रीज ही होगी। टू एक्सप्लेन द रिलेटिव डेंसिटी, अगर हम लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी को कंपेयर करें तो ये फर्दर एज्यूम किया जाता है कि जो सॉलिड्स के जो ऐसे एटम्स होते हैं लेयर्स में होते हैं, लेयर्स में होने की वजह से ये जो आप जगह देख रहे हैं वो क्या होती है, वो खाली होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खाली जगह होती है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में, उस खाली जगह को बोलते हैं वॉइड्स। ये हम +2 में पढ़ चुके हैं। जो वॉइड्स होते हैं, और ये पाया जाता है कि सॉलिड्स में भी वॉइड्स होते हैं, और ये जो वॉइड्स होते हैं, इन्हीं वॉइड्स की वजह से जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे के पार्टिकल्स क्लोज टू वन ऑफ द वॉइड बिहेव लाइक अ पार्टिकल इन अ गैस, उस वॉइड्स की वजह से पार्टिकल्स जो लिक्विड्स के होते हैं वो आगे फर्दर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द गैशियस पार्टिकल मूवमेंट। अब कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। पैरामीटर सबसे पहले है सरफेस टेंशन, लिक्विड्स में पाई जाने वाली सरफेस टेंशन। अब जो प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड्स की, उनमें फ्लो करने के लिए एबिलिटी भी होती है, एंड दे हैव शार्पली डिफाइंड सरफेस, एंड उनमें वेपराइज करने के लिए भी टेंडेंसी है, क्योंकि वो लिक्विड्स हैं, वो वेपर भी उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और वो फ्लो भी कर सकते हैं, उनका वेल डिफाइंड सरफेस भी होता है। लेकिन ये सब कैसे आता है, ये सब चीज कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है किसके बेसिस पे, सरफेस टेंशन की बेसिस पे। अगर किसी भी लिक्विड में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, तो जो लिक्विड्स होते हैं वो स्फेरिकल ड्रॉप्स बनाते हैं, उनकी शेप स्फेरिकल होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जो, ऐसा क्यों है, ये जो स्फेरिकल शेप है उसकी वजह से होता है कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाती है, लेकिन जो सरफेस एरिया है वो कम से कम होता है, क्योंकि जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कम होगा देन एनी अदर शेप। इसलिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऐसे कोशिश करते हैं कि जो उनकी शेप है वो स्फेरिकल हो। सिर्फ ये रीजन है स्फेरिकल शेप का कि उसकी जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो, स्मॉलर सरफेस एरिया हो, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होती है। और जो सरफेस एरिया मिनिमाइज करने का जो ये मैकेनिज्म है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, जो लिक्विड्स के इंटीरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ उनमें इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होती है, उनमें इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं, और वो फोर्सेस जो होते हैं वो सभी डायरेक्शन में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। और इसकी वजह से जो लिक्विड का सरफेस होता है, मतलब कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंसंट्रेट होते हैं इनवर्ड। कंसंट्रेशन उनकी लिक्विड्स में अंदर की साइड होती है, ताकि कम से कम एरिया ऑक्यूपाई किया जा सके, सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया जा सके। इसी वजह से जो सरफेस होता है, जो सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्ट सरफेस होता है, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। और
ये जो जब भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स, अभी तक बात कर रहे हैं जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, अगर सरफेस जो उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे ऑब्वियसली डिस्टरबेंस तो होगी। जो सरफेस है, सरफेस एरिया जो है, जो लिक्विड का बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है, सरफेस है, उस पे टेंशन प्रोड्यूस होगी जब भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी जो स्फेरिकल शेप है उसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे और जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है उसको भी वो फॉलो करेंगे, रिटेन करेंगे, इसलिए वो रेजिस्ट करेंगे टू द एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से जो सरफेस होता है लिक्विड का उसमें टेंशन बढ़ जाती है। उसी टेंशन को बोलते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि वो टेंशन प्रोड्यूस होती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सरफेस टेंशन। अब डेफिनेशन पे बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं they can try to make their shape spherical to minimize the surface area. तो energy required to increase the surface area by 1 unit by moving molecule from interior of the liquid to the surface, ताकि जो इंटीरियर पार्ट है वहां से लिक्विड सरफेस पे आ जाए, उसके लिए जो एनर्जी अप्लाई की जाती है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना फोर्स अप्लाई किया एक पर्टिकुलर लेंथ पे, जो फोर्स अप्लाई किया जाता है इट इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू लिक्विड सरफेस, एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय इट हैज एसआई यूनिट, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं तो फोर्स की होगी न्यूटन और इसकी होगी मीटर। इट इज ऑल्सो हैव यूनिट न्यूटन पर मीटर, और एनर्जी के बेसिस पे जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो हो जाती है एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड की जाए किसी एक पर्टिकुलर यूनिट, वहां पे सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। इसको गैमा के साथ डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को। अब बात करते हैं जो सरफेस टेंशन है किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर पे बात करें, टेम्परेचर पैरामीटर जो है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो लिक्विड्स होते हैं उनमें जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो थर्मल मोशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, उनमें जो मोशन होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, और वो जो मोशन होगी वो अपोज करेगी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसके अपोजिट जा रही है ये जो मोशन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, जो रेजिस्ट कर रहा है, जो रेजिस्टेंस होती है कि उनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहे वो डिक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब होगा हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज करती है। अब सरफेस टेंशन से किस किस चीज पे, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, एक तो हमने पढ़ लिया टेम्परेचर, सेकेंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल्स में है तो उनका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया अगर बात करें एग्जांपल के साथ तो सरफेस एरिया ऑफ वाटर इट इज अबाउट 3 times हायर देन दैट ऑफ CCl4। तो वाटर इज पोलर बट CCl4 इज नॉन पोलर, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें सरफेस टेंशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। मेटालिक बॉन्डिंग अगर बात करें, मेटालिक बॉन्डिंग में भी जो सरफेस एरिया वो जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज करती है। अब बात करें सरफेस टेंशन, अगर मेटल ले लें मरकरी, तो मरकरी का जो सरफेस टेंशन है वो 6 times ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। फोर्सेस में बात करें, जो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट इन मॉलिक्यूल्स with large atom and often more important than any dipole-dipole interaction। जो surface tension अगर प्रोड्यूस होती है CCl4 जो कि नॉन पोलर है, इट इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ क्लोरोफॉर्म। अभी जो इफेक्ट हो गया लंडन फोर्सेस, द इफेक्ट ऑफ लंडन फोर्सेस इज इन द CCl4 इट इज नियरली इक्वल टू द लंडन एंड डाइपोल फोर्सेस इन द एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म। अब बात करते हैं, अभी हमने सीखा कि सरफेस टेंशन की बात ही क्यों की गई है, तो और सरफेस टेंशन होता क्या है, और सरफेस टेंशन जो होती है सरफेस पे वो किस तरह से उसकी से जो शेप है वो रिटेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसी शेप क्यों होती है, और उसकी वजह से उसका फॉर्मूला और फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। अब नया पैरामीटर पढ़ते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होती है, जो प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, वो डिपेंड करती है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में कितना है।
और इसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं या नहीं। किसी लिक्विड की जो फ्लो करने की टेंडेंसी है वो कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो जो उसकी जो फ्लो होता है उससे उसको रिजिस्ट करते हैं, मतलब कि वो फ्लो होने को अपोज करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी को फ्लो रेजिस्ट करते हैं। उस रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट है उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्लो। कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा होगा उसमें वो लिक्विड कम फ्लो करेगा। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी, इसका मतलब वो फ्लो करने को रेजिस्ट करेगा, तो इसका मतलब वो इजिली फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उसका फ्लो स्लो हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय दिस लेटर एन, जिसका वो टेल लंबा होता है, तो इसको बोलते हैं ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। और अगर यूनिट की बात करें, इट हैज यूनिट पास्कल सेकेंड्स एंड इट is in decreases with increase in temperature like surface tension। जो लिक्विड्स जिनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं वो इजिली फ्लो नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं विस्कस लिक्विड, क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब है लिक्विड्स का फ्लो ना करना, रेजिस्टेंस कि जो लिक्विड्स है वो फ्लो ना कर पाए। फ्लो कौन नहीं कर पाएगा? जिनमें इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जिन लिक्विड्स में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होती है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती, डिस्टर्ब नहीं हो सकती तो वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो उन लिक्विड्स को हम बोल सकते हैं विस्कस लिक्विड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें अब, फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर बात करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है, तो इसकी वजह से अगर बात करें वाटर की, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज करती है। इसका मतलब जो वाटर है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेंजीन और क्लोरोफॉर्म विच हैव नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ग्लिसरॉल की बात करें, उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात करें, इट कुड ऑल्सो कॉज हाई विस्कोसिटी। अब बात करें, अगर कंपेयर करें हैवी हाइड्रोकार्बन्स लाइक ऑयल और ग्रीस, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बट वो फिर भी विस्कोसिटी उनमें इंक्रीज ज्यादा होती है, मतलब कि इंक्रीज कर जाती है। ऐसा क्यों है? हाई विस्कोसिटी उनमें क्यों होती है? क्योंकि उनमें दो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। क्या है कि पार्शियल इफेक्ट या तो लंडन फोर्सेस उन मॉलिक्यूल्स में है, और दूसरा जो इफेक्ट है वो है चेन, क्योंकि वो जो हाइड्रोकार्बन ऑयल होते हैं, ग्रीस है, वो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स, उसमें लंबी चेन्स होती हैं, बहुत लंबी चेन्स, इतनी लंबी चेन्स होती हैं कि उनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इंटेंगल स्ट्रक्चर, जैसा कि एक प्लेट में रखी गई न्यूडल्स, उन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है इन लॉन्ग चेन्स के लिए, जिसकी वजह से इनका विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाता है और हाई होता है जनरली। अब बात करते हैं एक्सरसाइज में। लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस, स्टेट द रीजन। जो गैसेस होते हैं हमें पता है कि उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। इसकी वजह से ही जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेस भी हो सकती हैं और एक्सपैंड भी कर सकती हैं, और इसीलिए जो लिक्विड्स हैं वो लेस कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू गैसेस। द वाटरप्रूफ कोटिंग ऑफ वुड, जो वुड पे वाटरप्रूफ कोटिंग करते हैं, पैरावैक्स की करते हैं, पैराफिन वैक्स की को यूज करते हैं। ऐसा क्यों? पैराफिन वैक्स को ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो वाटर और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, मतलब कि ये जो वैक्स है इट इज जस्ट ऑयल, इट इज पॉलीथीन, और इनमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और वाटर में, इनमें एडहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं अगर कंपेयर करें वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में जो कोहेशन होती है, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर एंड वैक्स पार्टिकल, जिसकी वजह से ये जो है पैराफिन वैक्स को अगर उसमें कोट किया जाता है इजीली, तो वो स्टिक कर जाता है विद द वुड के साथ, और वो जो वाटर के साथ है वो स्टिकनेस इतनी नहीं होती है पैराफिन वैक्स की। अगर बात करें, कंपेयर किया जाए अगर एल्केन्स और नोनेन एंड डेकेन को, किन में सबसे ज्यादा विस्कोसिटी होती है? अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल और ग्रीस के बारे में। जो लंबी चेन्स होती हैं उनमें ज्यादा विस्कोसिटी होती है। इनमें सबसे ज्यादा लंबी बड़ा स्ट्रक्चर किसका होगा, किसकी जो चेन लेंथ होगी वो ज्यादा होगी? डेकेन की। तो इसमें हम रीजन दे सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज्ड लंडन फोर्सेज विद लॉन्ग चेन लेंथ, डेकेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाई विस्कोसिटी।
मोलर इंथैल्पी, जो वेपराइजेशन मोलर इंथैल्पी होती है बेंजीन और नेफ्थलीन, बेंजीन के लिए है 31.1 किलो जूल पर मोल, लेकिन नेफ्थलीन की ज्यादा है 44। ऐसा क्यों? जिसकी भी जो इंथैल्पी इंक्रीज है, ज्यादा है वेपराइजेशन इंथैल्पी, वो है मोलर मास पे डिपेंड कर रही है। नेफ्थलीन हैज हाई मोलर मास, क्योंकि जो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखे जाए, बेंजीन का तो होता है एक 6 मेंबर रिंग होती है विद अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स, लेकिन जो नेफ्थलीन होता है उसमें 2 बेंजीन लाइक रिंग्स होती हैं। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेंजीन। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसमें लंडन फोर्सेस भी ज्यादा होते हैं, लंडन फोर्सेस ज्यादा है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए इंथैल्पी ज्यादा चाहिए होगी एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो इसका मतलब जो वेपराइजेशन इंथैल्पी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। रूम टेम्परेचर पे वाटर, मिथाइल साइनाइड, मीथेनॉल, अगर इसको कंपेयर करें किसका सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है, क्योंकि इनमें सभी में क्या डिफरेंट है, बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सभी में वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, तो इसी का सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। वाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज 1/6 पार्ट ऑफ विस्कोसिटी एट लोअर टेम्परेचर। क्योंकि जो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो वॉइड्स होते हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। वॉइड इंक्रीज कर जाते हैं तो इसका मतलब वो इजिली फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड्स की तरह फ्लो कर सकते हैं, इसका मतलब वहां पे विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो यही आप इसमें रीजन दोगे। तो इसी के साथ हमने हाफ पार्ट इसका कंसीडर कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट चाहिए वो भी बताइए। आपका लास्ट में आपका सजेशन आया था कि केमिस्ट्री 4 का वीडियो बनाइए, तो हमने उसी टाइम केमिस्ट्री 4 का वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके अलावा जब भी आप सजेशन देते हो हम उसी सजेशन को कंसीडर करते हैं, तो उसी पे हम वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज आप सजेशन जरूर दिया करिए और जिसके बेसिस पे ही हम उस सजेशन को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा वीडियो को देखते रहिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।